डियर स्टूडेंट, मैं सुनील। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल विनायक क्लासेज पेपर सिटी। डियर स्टूडेंट, यदि बात की जाए तो कल हमने यह पढ़ा था कि यदि वर्ड और वर्ड को जोड़ा जाए, यदि किसको जोड़ा जाए, वर्ड और वर्ड को जोड़ा जाए तो किसका निर्माण होता है, सेंटेंस का। यह कम हमने पढ़ा था कल के वीडियो के अंदर। तो कल हमने यह पढ़ा था यदि वर्ड और वर्ड को जोड़ा जाए और यदि उनका एक क्या निकल रहा है, मीनिंग, और इसी के साथ क्या है, एक ग्रामर का सही अरेंजमेंट है, एक सही अरेंजमेंट है, तो उसे हम क्या कहते हैं, माय डियर स्टूडेंट, सेंटेंस। ये हमने पढ़ा था कल के वीडियो के अंदर। अब आज हम बात करने जा रहे हैं सेंटेंस को आगे बढ़ाते हुए। माय डियर स्टूडेंट, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। सेंटेंस के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। कौन कौन से हैं, देखो। एक तो है सिंपल सेंटेंस, एक है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यही है, देखो। अब यहाँ पर देखा जाए तो सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं माय डियर स्टूडेंट, 3 प्रकार। एक होता है सिंपल सेंटेंस, जिसका मतलब होता है सरल वाक्य। दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, जिसका मतलब होता है संयुक्त वाक्य। और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसका मतलब होता है मिश्रित या मिश्र वाक्य। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है सरल वाक्य। अब सरल वाक्य की परिभाषा यह है, एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एक ही क्या हो, सब्जेक्ट, जिसके अंदर एक क्या हो, सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, और जिसके अंदर एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो, उससे हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट हो एंड वन प्रेडिकेट, और एक प्रेडिकेट हो, उससे हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। अब यहाँ पर मुद्दा यह उठता है कि सर ये सब्जेक्ट क्या होता है, या सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो देखो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब्जेक्ट। क्या लिखने जा रहा हूँ, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की 2 परिभाषाएं। एक परिभाषा यह है कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, काम करने वाले को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। या हम कह सकते हैं हु का मतलब क्या होता है, कौन। कौन का प्रयोग करने पर जो भी आंसर प्राप्त होगा वह हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल्स के तौर पर लिखने जा रहा हूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल्स के तौर पर यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, राम इज रीडिंग ए बुक। राम इज रीडिंग ए बुक, राम एक पुस्तक पढ़ रहा है। फिर मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, कपिल वॉच डांसिंग, कपिल वॉच डांसिंग। फिर मैंने तीसरा वाक्य लिखा, द डॉग वॉच बार्किंग लाउडली, द डॉग वॉच बार्किंग लाउडली। ये लिखा मैंने। अब देखो, अब यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट, हमने देखा है कि सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है सरल वाक्य, और सरल वाक्य की डेफिनेशन है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो, उससे हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले हम देखते हैं ये सब्जेक्ट क्या। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, या हु का प्रयोग करने पर जो भी आंसर प्राप्त होगा उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, राम इज रीडिंग ए बुक, राम एक पुस्तक पढ़ रहा है। अब पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राम। पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राम। और काम करने वाले को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट
तो राम हमारा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट। जैसे कपिल वॉच डांसिंग, कपिल नाच रहा था, नाचने का काम कौन कर रहा था, कपिल, और काम करने वाले को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, तो कपिल क्या है, सब्जेक्ट। द डॉग वॉच बार्किंग लाउडली, कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था, तो जोर जोर से भौंकने का काम कौन कर रहा था, कुत्ता, तो द डॉग हमारा क्या है, सब्जेक्ट। दूसरी डेफिनेशन ये होती है हु, यानी कौन का प्रयोग करने पर जो भी आंसर प्राप्त होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट। हु इज टॉकिंग ए बुक, हु इज रीडिंग ए बुक, कौन एक पुस्तक पढ़ रहा है, राम, तो राम क्या है, सब्जेक्ट। हु वाज डांसिंग, कौन नाच रहा था, तो क्या आंसर आया, कपिल, तो कपिल क्या है, सब्जेक्ट। हु वाज वर्किंग लाउडली, कौन जोर जोर से भौंक रहा था, द डॉग, तो यानी काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, या कौन का प्रयोग करने पर जो भी आंसर प्राप्त होगा उससे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। तो देखो, तो माय डियर स्टूडेंट, हमने यह सीखा है कि भाई सब्जेक्ट किसे कहते हैं, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, या हु का प्रयोग करने पर जो भी आंसर प्राप्त होगा वह हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट। अब माय डियर स्टूडेंट, आगे हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ, सब्जेक्ट उसी प्रकार से मुख्य है किसी भी सेंटेंस के अंदर, जिस प्रकार किसी भी परिवार के अंदर मुख्य क्या होता है, जिस प्रकार परिवार के अंदर मुख्य होता है, या जिस प्रकार रेलगाड़ी के अंदर इंजन मुख्य होता है, उसी प्रकार किसी भी सेंटेंस के अंदर मुख्य क्या होता है, सब्जेक्ट। बिना सब्जेक्ट के हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस की कल्पना नहीं कर सकते। अब डियर स्टूडेंट, अधिकतर हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो या तो होते हैं नाउन यानी संज्ञा, या प्रोनाउन यानी सर्वनाम, या फिर होते हैं एडजेक्टिव यानी विशेषण। यानी हम कह सकते हैं अधिकतर हमारे जो भी सब्जेक्ट होते हैं वे या तो नाउन होते हैं, या प्रोनाउन होते हैं, और या फिर क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। अब यदि बात की जाए सब्जेक्ट के बारे में, तो सब्जेक्ट के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार। एक तो है सिंगुलर सब्जेक्ट, जिसका मतलब क्या होता है, एक वचन कर्ता, और दूसरा है प्लूरल सब्जेक्ट, जिसका मतलब क्या है, बहुवचन कर्ता। अब माय डियर स्टूडेंट, हम कह सकते हैं सब्जेक्ट के दो बेटे हुए, मोटोड़ा बेटा का ही नाम है सिंगुलर यानी एक वचन, और दूसरा और नैन क्या और लाडला बेटा का ही नाम है प्लूरल, जिन्हें घर क्या करे, बहुवचन कर्ता। ठीक है, अब देखो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सा है वो देखो। अब सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता, यदि किसी भी इंग्लिश सेंटेंस के अंदर ही, सी, इट, या फिर कह रहा है कोई भी नाम दे रखा हो, नाम कोई भी हो सकता है, मोहन, सोहन, संजय, नरेश, कमलेश, ढगड़ोबा, ढगड़ी भाई, या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन हो, तब सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर। और मान लो यदि इंग्लिश सेंटेंस के अंदर क्या दे रखा है, वी, दे, आई, यू, या प्लूरल नाउन, या फिर क्या दे रखा है, और, तब सब्जेक्ट कैसा होता है, प्लूरल। माय डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट कैसा होता है, प्लूरल। तो हमने ये पढ़ा कि सिंपल सेंटेंस के अंदर, सिंपल सेंटेंस उसे कहते हैं जिसके अंदर एक सब्जेक्ट हो और एक क्या हो, प्रेडिकेट। अब मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है। अब हम बात करते हैं ये प्रेडिकेट क्या होता है। तो देखो, प्रेडिकेट किसे कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है, विधेय। विधेय किसे कहते हैं, व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, यानी जो हमें बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है उसे ही क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। क्या कहते हैं बच्चों, प्रेडिकेट। जैसे जैसे पहला वाक्य है, रवि इज टॉकिंग इन द क्लास, रवि कक्षा में बातें कर रहा है। कक्षा में बातें करने का काम कौन कर रहा है, रवि, तो रवि क्या है, सब्जेक्ट। व्हाट रवि इज डूइंग, रवि क्या कर रहा है, रवि इज टॉकिंग इन द क्लास, रवि कक्षा में क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। और जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताए उससे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। तो इज टॉकिंग इन द क्लास ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट। जैसे यहाँ पर है द मंकी एट बनाना, बंदर ने केला खाया। हु एट ए बनाना, किसने केला खाया, बंदर ने, तो द मंकी हमारा हुआ सब्जेक्ट। अब बंदर ने क्या किया,
केला खाया। तो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, और जो सब्जेक्ट के बारे में बताए उसे क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। कि भाई भैया बंदर ने क्या किया, केला खाया सा, तो एट ए बनाना, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। यानी मैं कह सकता हूँ माय डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी पीछे बचे वो हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी पीछे बचे वो हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट। जैसे कि एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे कि हमारे एक और एग्जांपल है, आई आस्क्ड हर टू कॉल मी, मैंने उसे कॉल करने को कहा। तो किसने उसे कॉल करने को कहा, मैंने। तो आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी पीछे बच रहा है उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। तो आस्क्ड हर टू कॉल मी, ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट। क्या है डियर स्टूडेंट, प्रेडिकेट। तो ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस क्यों है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया है एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एक क्या हो, सब्जेक्ट, और एक क्या हो, प्रेडिकेट, उससे हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। तो ये हमारे जो भी सेंटेंस रहे ये सभी कैसे हैं, सिंपल सेंटेंस। अब हम बात करते हैं प्रेडिकेट के बारे में। तो प्रेडिकेट के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। 3 प्रकार कौन कौन से हैं, एक होता है वर्ब, जिसका मतलब होता है क्रिया, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब होता है कर्म, और तीसरा है कॉम्प्लीमेंट, जिसका मतलब होता है अन्य सेंस। कॉम्प्लीमेंट जिसका मतलब क्या होता है, अन्य सेंस, और मॉडर्न इंग्लिश क्या कहती है, इसे अदर वर्ड भी कहती है। कहीं कहीं आपकी किताबों के अंदर लिखा होगा या देखने को मिल जाएगा कॉम्प्लीमेंट यानी अन्य सेंस, जिससे अदर वर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रेडिकेट के कितने प्रकार हैं, 3, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब जिसका मतलब क्या होता है, क्रिया। अब वर्ब की डेफिनेशन ये है, दोज वर्ड्स विच आर सिंबॉलिक ऑफ सम एक्शन और मोमेंट आर कॉल्ड वर्ब। यानी कहने का मतलब है वह शब्द, यानी कहने का मतलब माय डियर स्टूडेंट ये है कि भाई वह शब्द जो किसी क्रिया या कार्य या गतिविधि के परिचायक हो उसे वर्ब कहते हैं। यानी सिंपल परिभाषा हम कह सकते हैं, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उससे हम क्या कहते हैं, वर्ब। क्या कहते हैं, वर्ब। जैसे यहाँ पर लिखा है राम लिव्स, राम रहता है, राम क्या करता है, रहता है। तो इस लिव शब्द से पता चल रहा है राम कौन सा काम कर रहा है, रहने का। और जिस शब्द से पता चले कोई भी काम हो रहा है उससे हम क्या कहते हैं, वर्ब। तो लिव्स हमारी क्या है, वर्ब। जैसे लिखा कपिल ड्रिंक्स टी, कपिल चाय पीता है। कपिल क्या कौन सा काम करता है, चाय पीने का। तो ड्रिंक शब्द से पता चल रहा है कि कपिल कौन सा काम कर रहा है, चाय पीने का। और जिस शब्द से हमें पता चले कोई भी काम हो रहा है उससे माय डियर स्टूडेंट क्या कहते हैं, वर्ब। तो ड्रिंक हमारा यहाँ पर क्या है, वर्ब। जैसे लिखा है रेणुका वॉश द क्लॉथ्स, रेणुका कपड़े धोती थी। रेणुका कौन सा काम करती थी, कपड़े धोने का। तो इस वॉश शब्द से पता चल रहा है वो कौन सा काम कर रही है, कपड़े धोने का। और जिस शब्द से पता चले कोई भी काम हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब। तो यहाँ पर वॉश्ड हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब। समझ में आ गया, चलो अब देखो माय डियर स्टूडेंट, कई बार अब माय डियर स्टूडेंट हमने ये तो पढ़ी इंग्लिश के अंदर डेफिनेशन। अब हिंदी के अंदर हमें ऐसी परिभाषा भी याद रख सकते हैं कि जो हिंदी वाक्य के लास्ट में आएगा उसे हम वर्ब कहेंगे। जो हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या आएगा उसे क्या कहेंगे, वर्ब। जैसे सीता खाना बनाते हैं, अब इस वाक्य के लास्ट में, अब ऐसे नहीं कि सर लास्ट में क्या दे रखा है, खड़ी पाई, तो खड़ी पाई हमारी वर्ब है, नहीं। मैंने कहा हिंदी वाक्य के जो लास्ट में आएगा, लास्ट में क्या है, बनाती है, तो बनाना हमारी क्या हो गई, वर्ब। जैसे वे जयपुर जाते हैं, इस वाक्य के लास्ट में क्या है, जाते हैं, तो जाना हमारी क्या हो गई, वर्ब। तुम टीवी देखते हो, हिंदी वाक्य है, और इस हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या है, देखते हो। और जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में जो वर्ड आएगा उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब। तो बनाना, जाना, देखना, ये सभी हमारी क्या है, वर्ब।
अब यहाँ पर कई बार ये लिखा होता है कि जिसके पीछे क्या दे रखा हो ना, उससे हम क्या कहते हैं वर्ब। जिस शब्द के पीछे क्या दे रखा हो ना, उससे हम क्या कहते हैं वर्ब। जैसे लिखा नाचना, इसके पीछे क्या है ना, और जिसके पीछे ना है उससे क्या कहते हैं वर्ब, तो नाचना क्या है वर्ब। जैसे गाना, इसके पीछे क्या दे रखा है ना, तो ये भी हमारी क्या है वर्ब। पीना, इसके पीछे भी क्या है ना। लिखना, इसके पीछे भी ना। कूदना, इसके पीछे भी ना। यानी जिस शब्द के पीछे क्या है ना, उससे हम क्या कहते हैं वर्ब। माय डियर स्टूडेंट, उसे क्या कहते हैं वर्ब। तो नाचना, गाना, पीना, लिखना, पढ़ना, कूदना, याद करना, शादी करना, बोलना, जाना, ये सभी हमारे क्या है वर्ब है। अब माय डियर स्टूडेंट देखा जाए तो वर्ब के वैसे होते हैं 5 प्रकार। वर्ब के कितने प्रकार होते हैं 5 प्रकार। तीन फॉर्म तो आपने पढ़ रखे। एक होता है फर्स्ट फॉर्म, जिसे मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार प्रेजेंट फॉर्म या बेस्ट फॉर्म भी कहा जाता है। फिर दूसरा है सेकेंड फॉर्म, जिसे पास्ट फॉर्म भी कहा जाता है। और तीसरा है थर्ड फॉर्म, जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। तो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे थे। चौथा है आईएनजी फॉर्म और पांचवा है एस या ईएस फॉर्म। तो वर्ब के आज से हमेशा याद रखना है आपको, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं 5 प्रकार। फर्स्ट फॉर्म, जिसे प्रेजेंट फॉर्म या बेस्ट फॉर्म कहते हैं। दूसरा है सेकंड फॉर्म, जिसे पास्ट फॉर्म कहते हैं। तीसरा है थर्ड फॉर्म, जिसे पास्ट पार्टिसिपल। चौथा है आईएनजी और पांचवा है एस या ईएस फॉर्म। अब माय डियर स्टूडेंट देखा जाए तो वर्ब के और भी प्रकार होते हैं। वर्ब के और भी बहुत सारे प्रकार हैं। एक तो है बेसिस ऑफ यूटिलिटी, यानी उपयोगिता के आधार पर। फिर दूसरा है बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, कर्म के आधार पर। और तीसरा है बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, यानी शक्ति रूप के आधार पर। तो हम कह सकते हैं वर्ब के वैसे तो 5 प्रकार हैं, और इसके अलावा वर्ब के और भी बहुत सारे प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बेसिस ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता के आधार पर, कि उपयोग के आधार पर वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। लेकिन उससे पहले आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो माय डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखा जाए तो हमने यह पढ़ा है कि वैसे वर्ब के 5 प्रकार होते हैं। इसी के साथ वर्ब के और भी बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे बेसिस ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता के आधार पर। और उपयोगिता के आधार पर अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उपयोगिता के आधार पर देखा जाए तो वर्ब के कितने प्रकार होते हैं 2 प्रकार। एक होता है मेन वर्ब, जिसका मतलब क्या होता है मुख्य क्रिया। और दूसरा क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसका मतलब क्या होता है सहायक क्रिया। तो हमने पढ़ा है यूटिलिटी के आधार पर वर्ब के कितने प्रकार है 2। एक तो है मेन वर्ब और दूसरी क्या है हेल्पिंग वर्ब। अब माय डियर स्टूडेंट देखा जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में, कि ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं मेन वर्ब, कि मेन वर्ब क्या होती है। आप सभी को पता है मेन वर्ब का मतलब क्या होता है मुख्य क्रिया, यानी ऐसी वर्ब जिससे वाक्य अपना पूर्ण अर्थ स्पष्ट कर सके। ऐसी वर्ब जिससे वाक्य अपना पूर्ण अर्थ स्पष्ट कर सके, उससे हम क्या कहते हैं मेन वर्ब। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, ही जोधपुर, वह जोधपुर। कुछ सेंटेंस समझ में आ रहा है नहीं, तो ये हमारा सेंटेंस क्या है गलत है। लेकिन यदि मैं आपके सामने ऐसे सेंटेंस लिख दूँ तो ही लिव्स इन द जोधपुर, ही लिव्स इन जोधपुर, वह जोधपुर में रहता है। अब आपको सेंटेंस समझ में आ रहा है। हाँ, तो यदि मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखूँ लिव्स, तो इससे क्या हो रहा है वाक्य का पूर्ण अर्थ स्पष्ट दे रहा है, वाक्य अपना पूर्ण अर्थ दे रहा है। और वे सब वर्ब या वे क्रियाएं जिससे वाक्य अपना पूर्ण अर्थ दे सके, उसे क्या कहते हैं मेन वर्ब। तो लिव्स हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी मेन वर्ब। जैसे करण यू, करण तुम्हें। कुछ समझ में आ रहा है सेंटेंस, तो नहीं आ रहा है तो ये सेंटेंस गलत है। लेकिन यदि मैं वाक्य ऐसे लिख दूँ तो करण न्यू यू, करण तुम्हें जानता था। अब यह आपको समझ में आ रहा है सेंटेंस। हाँ, तो यहाँ पर मैंने वर्ब लिखी न्यू,
वर्ब नॉ की सेकेंड फॉर्म न्यू। करण तुम्हें जानता था, तो इस वर्ब से वाक्य का पूर्ण अर्थ समझ में आ रहा है, और जिस वर्ब से वाक्य का पूर्ण अर्थ समझ में आ रहा है उससे हम क्या कहते हैं, मैन वर्ब। तो न्यू हमारी यहाँ पर क्या है, मैन वर्ब। जैसे लिखा आई यू, मैं तुम, क्या मैं तुम, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन यदि मैं ऐसे कह दूं आई लव यू, यदि मैं आपको क्या कह दूं आई लव यू, ओए होए क्या कह दिया, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये तो फिल्मों के अंदर भी बताया जाता है, आई लव यू। तो इस लव से पता चल रहा है वाक्य का पूर्ण अर्थ हमें समझ में आ रहा है। और ऐसी वर्ब जिससे वाक्य अपना पूर्ण अर्थ स्पष्ट कर सके उससे हम क्या कहते हैं, मैन वर्ब। तो लव हमारे यहाँ पर क्या है, मैन वर्ब। जैसे लिखा है राजेश क्लॉथ, राजेश कपड़े, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो ये सेंटेंस गलत है। लेकिन मैं ऐसे लिख दूँ तो राजेश वॉशिंग क्लॉथ्स, राजेश कपड़े धो रहा है। इससे कुछ समझ में आ रहा है रे, बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, कि राजेश कपड़े धो रहा था। तो इस वर्ब वॉश से वाक्य का पूर्ण रूप से अर्थ स्पष्ट हो रहा है। और ऐसी वर्ब जिससे वाक्य अपना पूर्ण अर्थ स्पष्ट कर सके उससे क्या कहते हैं, मैन वर्ब। तो यहाँ पर वॉशिंग हमारी क्या है, मैन वर्ब। या इसकी दूसरी डेफिनेशन यह होती है, ऐसी वर्ब जो क्या हो आईएनजी फॉर्म, जो क्या हो आईएनजी फॉर्म या एस या ईएस फॉर्म या V1 V2 या V3 फॉर्म में हो, ऐसी वर्ब को हम क्या कहते हैं, मैन वर्ब। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, ही लिव्स इन जोधपुर। अब यहाँ पर ये वर्ब है और इसके साथ लगा एस या ईएस, इसका मतलब ये एस या ईएस फॉर्म है। और ऐसी वर्ब जो एस या ईएस फॉर्म में हो उससे क्या कहते हैं, मैन वर्ब। तो लिव्स क्या है, मैन वर्ब। अब यहाँ पर दूसरे वाक्य में देखो न्यू, ये है नॉ की सेकेंड फॉर्म यानी V2 फॉर्म है। और ऐसी वर्ब जो V1 V2 या V3 फॉर्म है उससे क्या कहते हैं, मैन वर्ब। तो न्यू भी यहाँ पर क्या है, मैन वर्ब। जैसे आई लव यू, ये है, तो यहाँ पर ये लव क्या है, V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और ऐसी वर्ब जो ING एस या ES V1 V2 या V3 फॉर्म में हो उससे हम क्या कहते हैं, मैन वर्ब। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लव हमारी क्या है, मैन वर्ब। वॉशिंग ये वर्ब है। अब ये वर्ब किस फॉर्म है, ING फॉर्म है। और ऐसी वर्ब जो ING फॉर्म एस या ES फॉर्म V1 V2 V3 फॉर्म में हो उससे हम क्या कहते हैं, मैन वर्ब। यहाँ तक क्लियर है। चलो, तो मैन वर्ब की दो डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन है कि ऐसी वर्ब जो वाक्य जो अपना अर्थ पूर्ण स्पष्ट कर सके उससे मैन वर्ब कहते हैं, या ऐसी वर्ब जो ING ऐसे ES फॉर्म V1 V2 V3 फॉर्म में हो उससे हम क्या कहते हैं, मैन वर्ब। क्लियर। चलो अब हम आगे यह देखते हैं, कई बार क्या होता है डियर स्टूडेंट, नोट बनाकर आप लिख सकते हैं कि चेंज मैन वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी सेंटेंस में जैसा टेंस होगा उसके अनुसार मैन वर्ब क्या हो जाती है, चेंज। सेंटेंस में जैसा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग मैन वर्ब क्या हो जाती है, चेंज। जैसे यहाँ पर लिखा है ही इज प्लेइंग ए मैच नाउ, वह अभी एक मैच खेल रहा है। तो देखा जाए तो नाउ दे रखा है तो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यू। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, ING फॉर्म में। ठीक है, तो मैन वर्ब चेंज हो गई। फिर अगला है मोहन हैज बॉट ए कार जस्ट नाउ, मोहन ने अभी तुरंत हाल फिलहाल के अंदर एक गाड़ी खरीदी है। जस्ट नाउ टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और ये मैन वर्ब है बॉट, ये किस फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फिर है जयदीप लिव्ड हेयर इन 2015, जयदीप 2015 में यहाँ पर रहता था। इन 2015 पास्ट ईयर पास्ट सिंपल टेंस, मैन वर्ब किस फॉर्म में, V2 में। यानी हम कह सकते हैं जैसा टेंस होगा उसके अनुसार क्या आएगी, वर्ब। जैसा टेंस होगा उसके अनुसार क्या आती है, वर्ब। अब हमने यह पढ़ा कि बेसिस ऑफ यूटिलिटी के आधार पर वर्ब के दो प्रकार, एक तो यह था मैन वर्ब, मैन वर्ब कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, सहायक क्रिया। अब हेल्पिंग वर्ब जिसे मॉडर्न इंग्लिश क्या कहती है, ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जिसे मॉडर्न इंग्लिश क्या कहती है, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब भी होता है सहायक क्रिया।
अब इसकी डेफिनेशन यह है, ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब से पहले आए उससे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब से पहले आए उससे क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। जैसे ही इज डूइंग होमवर्क, वह अपना होमवर्क कर रहा है, तो डूइंग क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब से पहले क्या दे रखा है, इज, और ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब से पहले आए उससे क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। तो इज हमारा यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। जैसे मयंक वाज रीडिंग न्यूज़पेपर, मयंक अखबार पढ़ रहा था। अब रीडिंग क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब से पहले क्या दे रखा है, वाज, और ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब से पहले आए उससे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो वाज हमारे यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। तो मेन वर्ब भी हमने पढ़ लिया है और हेल्पिंग वर्ब भी हम पढ़ चुके हैं। अब डियर स्टूडेंट, बात की जाए तो हेल्पिंग वर्ब के भी दो प्रकार होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार। फर्स्ट है मोडास। हाँ, विशेष तौर से ध्यान रखना लेना है कि अधिकतर स्टूडेंट को पता नहीं है, तो ध्यान रखना है। मोडास भी एक क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और मोडास के अंदर कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे कि कैन है, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड इत्यादि। और दूसरा है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राथमिक सहायक क्रियाएं, जिसके अंदर आता है डू, डस, इज, आर, एम, वाज, वर, डिड, हैड, etc। तो हेल्पिंग वर्ब के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार। एक तो है मोडस और दूसरा है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब यानी प्राथमिक सहायक क्रियाएं। तो ये हमने पढ़ा है बेसिस ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता के आधार पर वर्ब के 2 प्रकार, एक मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। तो डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ आज मैंने जो भी समझाए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।